अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की एक और लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस लेक्चर में हम सेक्शन 12 डिस्कस करेंगे, जिसमें इनकम फ्रॉम सैलरी डिफाइन किया गया है और कौन कौन सी अमाउंट है जो आप बाय वर्च्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट हासिल करते हैं, जिस पर टैक्स अंडर द हेड सैलरी लगेगा। तो चलिए जी, सबसे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली गो अहेड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। सबसे पहले, अगर आपने इनकम टैक्स को समझना है, जानना है, प्रॉपरली उबूर हासिल करना है, तो इसके लिए आपने 3 मुख्तलिफ लॉज को रेफर करना है। सबसे पहले इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 को आपने अपडेटेड फॉर्म इसकी देखना है। दूसरी यह है कि आपने इनकम टैक्स रूल 2002 को इसी के साथ पढ़ना है, और इसी के साथ साथ आप अगर टैक्स कितना लगता है, कितना परसेंट लगता है, कहाँ कहाँ एग्जम्पशन अवेलेबल है, टैक्स रिलीफ हासिल है किसी टैक्स ईयर में, आपने उस टैक्स ईयर के लिए जो भी फाइनेंस एक्ट आया है, अभी टैक्स ईयर 2001 चल रहा है, इसका जो फाइनेंस एक्ट 2020 है, इस पर आपको उबूर होना, उसको पढ़ना आपके लिए जरूरी है, ताकि आप प्रॉपरली टैक्स रेट अप्लाई कर सके। तो चलिए जी, सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी सबसे पहले सेक्शन 12 में ये कह रहा है, अगर कोई शख्स बाय वर्च्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट कोई भी अमाउंट हासिल करता है, वो अंडर द हेड सैलरी टैक्स होगा। किसी टैक्स ईयर में अगर कोई शख्स बाय वर्च्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट किसी नौकरी की के तहत वो उसको कोई भी बेनिफिट, वेजेस, रेम्यूनरेशन, सैलरी उसको मिल रहे हैं, वो अंडर द हेड सैलरी उसको टैक्स किया जाएगा, जो भी रेट स्केड्यूल में दिया गया है। और इसी को फर्दर एक्सप्लेन किया गया है कि भाई कौन कौन सी अमाउंट इस सैलरी में शामिल होंगे जो टैक्स होंगे। एक बात याद रखें, अगर कोई सैलरी आपको मिल रहा है लेकिन अंडर द लॉ वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। फॉर इंस्टेंस, आपने फॉरेन सोर्स से इनकम से, आपने सैलरी से इनकम की है, फॉरेन सोर्स वहां बाहर मुल्क आपने सैलरी बाहर मुल्क से हासिल की है, रेजिडेंट पर्सन है, और आपने वहां पे टैक्स दिया है, तो दोबारा यहाँ पे टैक्स देना नहीं पड़ेगा उस सैलरी पर, वो एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। इसी के अलावा दूसरे जहां जहां जिस सैलरी को लॉ के अंदर एग्जम्प्ट किया गया है, उस पर उसी टैक्स ईयर में टैक्स नहीं लगेगा। तो चलो जी, सबसे पहले एम्प्लॉय क्या है। अगर कोई शख्स किसी के साथ एग्रीमेंट में, एम्प्लॉयर के साथ एग्रीमेंट करता है कि भाई मैं आपको सर्विस प्रोवाइड करूंगा, वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ करता है फॉर सर्विस, फॉर एम्प्लॉयमेंट, तो ये शख्स एम्प्लॉय कहलाता है। और इसी के साथ एम्प्लॉयर कौन है? जो शख्स हायर करता है, नौकर अपने लिए हायर करता है, उस शख्स को एम्प्लॉयर कहते हैं। और इसी के साथ जो है एम्प्लॉयमेंट, अगर कोई शख्स, जब ये एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट वजूद में आता है, तो ये बनती है एम्प्लॉयमेंट। तो इसी के साथ एक बात याद रखें, कंपनी जो है एम्प्लॉयर है, अगर इसका कोई डायरेक्टर है, तो वो जो डायरेक्टर है उस कंपनी की एम्प्लॉय है, जो कंपनी है उसका एम्प्लॉयर है। तो चलो जी, सैलरी सबसेक्शन 2 में सैलरी की डेफिनेशन की गई है। सैलरी इन फॉर्म ऑफ रेवेन्यू हो सकता है, कैश हो सकता है। दूसरी है इन कैपिटल नेचर, काइंड नेचर। कैपिटल से क्या मुराद है? कैपिटल से मुराद यह है कि आपको कोई परक्विजिट मिल रहे हैं। परक्विजिट क्या है? अगर आपको कोई गाड़ी सर्विसेज मिल रहे हैं, आपको इस नौकरी की वजह से, उस नौकरी के एग्रीमेंट के तहत आपको गाड़ी मिल रहा है, आपको यूटिलिटी बिल आपको पे हो रहे हैं, आपके घर के अखराजात
हो रहे हैं। दूसरी ये चीज है, ये कैपिटल भी आपकी सैलरी तस्वुर होगी, और ये कैपिटल, इन कैपिटल को हम कहते हैं परक्विजिट। इस परक्विजिट को डिफाइन कहाँ किया गया है, और इन परक्विजिट को फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स किस तरह वैल्यू किया जाएगा, वो सेक्शन 13 में हम पढ़ेंगे। परक्विजिट की वहां पे डेफिनेशन की गई है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। यहां इतना समझ लीजिए कि अगर आपको इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू, आपको इन कैश, आपको कोई इस बाय वर्च्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको मिल रहा है इन कैश, इन द फॉर्म ऑफ कैश कोई अमाउंट मिल रहा है, वेजेस मिल रहे हैं, रेम्यूनरेशन मिल रहे हैं, या आपको इन द फॉर्म ऑफ काइंड आपको हाउस फैसिलिटी है, आपको यूटिलिटी बिल आपके पे हो रहे हैं, या कोई गाड़ी आपको मिल रही है बाय वर्च्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इनको जो है आपकी सैलरी में ऐड किया जाएगा। तो चलिए जी, इसी के साथ हमारे पास प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट है। अगर आप प्रेजेंट एट दिस टाइम यू आर इन एग्रीमेंट, और आप कोई कंट्रैक्ट किए हुए हैं अपने एम्प्लॉयर से कि भाई मैं, और सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, और उस सर्विस के अगेंस्ट आपको कोई प्रॉफिट मिल रहा है, रेवेन्यू मिल रहा है, आपको कोई परक्विजिट बेनिफिट्स अवेलेबल हैं, ये जो है आपकी सैलरी तस्वुर होगी बाय वर्च्यू ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट, बाय वर्च्यू ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट। इसी के साथ हमारे पास फार्मर एम्प्लॉयमेंट, अगर कोई सैलरी अमाउंट या कोई रेम्यूनरेशन, वेजेस, पेंशन, फंड या कोई भी दूसरी बेनिफिट बाय वर्च्यू ऑफ पास्ट एम्प्लॉयमेंट आपको मिल रही है किसी टैक्स ईयर में, वो भी आपकी सैलरी तस्वुर होगी, और उस पर भी टैक्स उस टैक्स ईयर में उस रेट के हिसाब से आपको देना होगा। ये भी जो है आपकी इनकम है अंडर द हेड सैलरी। और इसके साथ फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट, अगर कोई शख्स किसी एम्प्लॉयर के साथ, कोई एम्प्लॉयर के साथ क्या करता है, एग्रीमेंट करता है कि भाई मैं आपके कंपनी ज्वाइन करूंगा, आपके साथ नौकरी करूंगा, आपके लिए नौकरी करूंगा, उसके साथ एग्रीमेंट करता है, और उस एग्रीमेंट के अगेंस्ट उसको कोई क्या मिलती है, बेनिफिट्स, कोई उसको एडवांस पेमेंट होती है, कोई तनख्वाह उसी वक्त से शुरू होती है। तो ये जो सैलरी, वेजेस, रेम्यूनरेशन या कोई भी फंड उसको मिल रहे हैं बाय वर्च्यू ऑफ फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट या प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयमेंट, ये भी आपकी सैलरी अंडर द हेड सैलरी तस्वुर होगी, और उस टैक्स ईयर में आपको क्या इस अमाउंट पर क्या टैक्स देना होगा। तो चलिए जी, इसके साथ टैक्स ईयर फॉर द सैलरीड पर्सन वुड बी नॉर्मल टैक्स ईयर। जनरल रूल नहीं, ये जनरल रूल है कि भाई अगर कोई शख्स सैलरीड पर्सन है, कोई सैलरीड पर्सन है, उसकी इनकम अगर सैलरी से हो रही है, सैलरी को डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 12, तो उसकी जो टैक्स ईयर होगा वो फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स नॉर्मल टैक्स ईयर होगा। हम पिछले लेक्चर में नॉर्मल और स्पेशल टैक्स ईयर पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा, नहीं देखा वो लेक्चर, आप उनको रेफर कर सकते हैं और अपनी कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए जी, एक और रूल है, एक्सपेंस आर नॉट अलाउड व्हाइल यू कैन क्लेम डिडक्शन। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, आप एक्सपेंस नहीं क्लेम कर सकते हैं कि भाई देखो मैं सैलरीड पर्सन हूं, मैं सैलरीड पर्सन हूं, मेरे घर के ये अखराजात हैं, बच्चों के इतने फीस हैं, मैं सैलरी तो ले रहा हूं, ये यहां पेमेंट में कर रहा हूं। तो आप इसको बतौर एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकते कि भाई मैंने इतना एक्सपेंस किया है, इतना मेरा बचत है, इतना मैंने क्या किया, सेविंग की है, इस पर टैक्स लगाएं, बाकी मेरी जो है मैंने एक्सपेंडिचर की है, तो इसको आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। सैलरीड पर्सन के लिए ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। अगर आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस, प्रॉपर्टी या कैपिटल गेन या किसी और सोर्स से हो रही है, वहां अगर आपने एक्सपेंस की है उसको आप क्लेम कर सकते हैं। हाँ, यहां पे अगर आप सैलरीड पर्सन है, आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने ज़कात दी है, आपने खैरात दी है, आपने कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को आपने चैरिटी दी है, तो इसको आप क्लेम कर सकते हैं कि भाई मैं सैलरीड पर्सन हूं, मैंने इन ऑर्गेनाइजेशन को जो
नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, उनको मैंने क्या किया है, चैरिटी दी है, इसलिए आप उस टैक्स ईयर में डिडक्शन अगेंस्ट द चैरिटी यू हैव पेड, उनके अगेंस्ट आप क्या कर सकते हैं, डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने एक्सपेंस की है, एक्सपेंस आप क्लेम नहीं कर सकते। तो चलिए जी, टैक्स फ्री सैलरी। टैक्स फ्री सैलरी क्या है? देखो सेक्शन 12 में एक्सप्लेन है, मैंने मॉडिफाई किया है, मैं आपको समझाता हूं। टैक्स फ्री सैलरी क्या है? अगर आप बाय वर्च्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर आप एम्प्लॉय हैं और एम्प्लॉयर आपको कह रहा है कि भाई आपको जो मैं टैक्स दूंगा, आपको जो सैलरी दूंगा उस पर टैक्स देना मेरी जिम्मेदारी है। आप टैक्स ना दें, आपकी जो भी सैलरी आपको मिलती है उस पर आपकी सैलरी आपको फुल मिल जाएगी, आपको उस पर टैक्स नहीं देना होगा। आपकी टैक्स लायबिलिटी भी मैं अदा करूंगा। तो यहाँ पे बैन बार लगाया गया है कि अगर कोई ऐसी एम्प्लॉयमेंट है, कोई ऐसी कंट्रैक्ट है, कोई एग्रीमेंट है जहां एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ये ऑफर कर रहा है कि भाई आपकी टैक्स लायबिलिटी मैं क्या करूंगा, पे करूंगा, तो वो नहीं कर सकता। अगर कोई एम्प्लॉय ऐसे एग्रीमेंट में इंटर होता है और उसकी जो टैक्स लायबिलिटी उसकी एम्प्लॉयर पे करता है, तो जो टैक्स उस एम्प्लॉयर ने पे की है वो एड बैक होगी इस पर्सन की सैलरी इनकम में, इस पर्सन की सैलरी इनकम में ऐड होगी और इस शख्स की सैलरी इनकम को बढ़ाया जाएगा और जितना आपकी सैलरी बढ़ेगी इतना ज्यादा टैक्स आपको अदा करना होगा। इसके पीछे रैशनल क्या है कि भाई अगर ये एग्रीमेंट होता है तो क्यों इसको बार किया गया है, क्यों इस पर कदगन लगा दी गई कि ऐसी एग्रीमेंट नहीं होनी चाहिए। देखो, अगर कोई एम्प्लॉयर है उसको तो उस पर जिम्मेदारी है कि वो टैक्स एट सोर्स वो क्या करे, डिडक्ट करे। उसी टैक्स एट सोर्स क्या है? टैक्स एट सोर्स वो टैक्स है जहां उस पर लॉ कह रहा है कि अगर कोई शख्स एम्प्लॉय हायर कर रहा है, वो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, नौकरी दे रहा है, तो उसको चाहिए जो वो तनख्वाह अपने मुलाजिमीन को देता है तो वो कुछ अमाउंट, कुछ परसेंटेज उस सैलरी पर टैक्स एट सोर्स वो क्या करे, डिडक्ट करे उस सैलरी से और उसके बाद जो है वो सैलरी पे करे। उसी के साथ साथ अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की जिम्मेदारी लेता है कि भाई मैं आपकी टैक्स पे करूंगा, तो वो कल अकाउंट में उसकी जो अकाउंट है उन अकाउंट में वो अपना एक्सपेंस ज्यादा शो करता है, शो करके उसको डिडक्शन इनकम टैक्स में वो डिडक्शन क्लेम करता है कि भाई देखो मैंने इतनी इस शख्स को पे की है, इसकी टैक्स भी मैंने पे की है। तो यहाँ पे इस चीज को रोकने के लिए कि भाई कल को वो एम्प्लॉयर एक्सपेंस ज्यादा क्लेम ना करे, एक एम्प्लॉय की क्या इतनी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती। अगर कोई एम्प्लॉयर है, कोई कंपनी है, उसकी जो इनकम है, इनकम अंडर द हेड इन बिजनेस है, बिजनेस पर बहुत हाई टैक्स लगता है और वहां पे एक्सपेंसेस भी अलाउ हैं। अगर एम्प्लॉयर को यहाँ नहीं रोका जाए और तो फिर वो अपना एक्सपेंस शो करेगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में और वहां पे उसको डिडक्शन ज्यादा अलाउ होगा। तो इसलिए इस चीज को बार किया गया है, रैशनल बुनियादी तौर पर यह है। तो चलिए जी, इसके साथ ये था टैक्स फ्री सैलरी। टैक्स फ्री सैलरी नहीं होगा भाई, कोई भी सैलरी टैक्स फ्री नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो वो इलीगल है। तो चलिए जी, इसके बाद टैक्स विल बी कंप्यूटेड अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस एक्ट। मैंने कहा कि भाई हर साल एक फाइनेंस एक्ट आता है, बजट के साथ फाइनेंस एक्ट आता है। उस फाइनेंस एक्ट में हर एक इनकम के लिए एक परसेंटेज रखा जाता है कि भाई इस इनकम पर इस साल इतना टैक्स लगेगा। तो चलिए जी, फाइनेंस एक्ट के मुताबिक आपकी टैक्स की कंप्यूटेशन होगी। इसके साथ साथ सैलरी ऑफ ए मेंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन,
यहाँ पे जनरल प्रिंसिपल है, हमारे पास सेक्शन 96 है या 95 है। आप अपनी बैरेक्ट को रेफर करें, कौन सी एक्ट है, कौन सी सेक्शन है। बहरहाल अगर कोई शख्स एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मेंबर है, कोई फर्म का मेंबर है, कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर है, या वो कोई ऐसा बिजनेस कर रहा है जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन के डेफिनेशन में आते हैं, जहां उस एसोसिएशन ऑफ पर्सन की कोई भी मेंबर है, उसको अगर कोई सैलरी मिल रही है तो उस सैलरी को उस शख्स की सैलरी तस्वुर नहीं की जाएगी, बल्कि उसको उस शख्स की इनकम फ्रॉम बिजनेस तस्वुर होगी। उसके शेयर से जो भी हिस्सा उसको मिलना था वो तस्वुर होगी कि भाई इस शख्स ने अपने शेयर से हिस्सा लिया है। और जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन की जो भी बिजनेस है उससे जो इनकम होती है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस होती है, न कि वो सैलरी से होती है। और जो भी टैक्स उस पर लायबिलिटी आयद होगी वो अंडर द हेड बिजनेस होगी, न कि अंडर द हेड सैलरी। तो चलिए जी, इसी के साथ अगर कोई ये क्लेम कर रहा है एसोसिएशन ऑफ पर्सन का कोई मेंबर है, वो एक क्लेम कर रहा है कि भाई ये इनकम मैंने अंडर द हेड सैलरी की है और मुझे जो है अंडर द हेड सैलरी जो है मुझे टैक्स किया जाए, तो ये अलाउ नहीं होगा। ये जनरल रूल है, याद रखें। इसी के साथ सैलरी, परक्विजिट सैलरी क्या है? परक्विजिट है। परक्विजिट मैंने कहा कि भाई अगर कोई शख्स बाय वर्च्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसको कोई भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ काइंड, चाहे वो कन्वर्टेबल इनटू कैश है या नहीं, आपको गाड़ी की फैसिलिटी है, आपको यूटिलिटी बिल आपके अदा हो रहे हैं, हाउस की जो रेंट है वो फ्री है, आपको हाउस आपको अवेलेबल है, या आपको ट्रैवल अलाउंस कोई भी आपको बेनिफिट, ये सारे बेनिफिट है, इनको कहते हैं परक्विजिट। हाँ, इनको वैल्यू कैसे किया जाएगा वो सेक्शन 13 में हम पढ़ेंगे कि भाई परक्विजिट को वैल्यू किस तरह किया जाता है। बहरहाल यहाँ ये जानिए, ये समझिए कि अगर कोई शख्स बाय वर्च्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसको कोई परक्विजिट मिल रही है, वो भी उसके फॉर द पर्पस ऑफ द टैक्स ईयर, वो जो है उस परक्विजिट को क्या किया जाए, वैल्यू किया जाएगा और उसको उसकी इनकम में शामिल की जाएगी और उस अंडर द हेड सैलरी और उसको उस सैलरी जो भी उनको ऐड करके जो भी आपकी सैलरी से जो भी इनकम होती है उसी तरफ टैक्स आपने आयद करना होगा, आपका टैक्स लायबिलिटी आयद होगी। तो चलिए जी, इसके साथ वेजेस मिल रहे हैं, आपको तनख्वाहें मिल रहे हैं, आपको एक्सपेंडिचर किए हुए हैं और वो आपको रीइंबर्स हो रहे हैं, वो रीइंबर्समेंट वो भी आपकी सैलरी में ऐड होगी। कोई रिम्यूनरेशन है, लीव पे क्या है? अगर कोई छुट्टी आपको मिली हुई है, अगर आप कोई एम्प्लॉय हैं, आपकी छुट्टियां होती हैं समर विंटर वेकेशन या ब्ला 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 ब्ला, और ये लीव पे आपको मिल रहा है, छुट्टी के जो पैसे आपको मिल रहे हैं ये भी इनकम फ्रॉम सैलरी है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई देखो ये तो मैंने नौकरी नहीं की है, मुझे तो छुट्टी मिली थी, ये तनख्वाह मुझे मिला है, लिहाजा ये तो सैलरी में नहीं आता। आप ये क्लेम नहीं कर सकते। तो चलिए जी, ओवर टाइम पेमेंट आपको मिल रही है, आप ओवर टाइम कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं बाय वर्च्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपको वो ओवर टाइम मिल रहा है, वो भी सैलरी में ऐड होगा। आपको बोनस मिल रहा है, कमीशन फीस मिल रहा है, बोनस पेड फॉर डेंजरस वर्किंग कंडीशन। अगर आप एम्प्लॉय हैं, आप कोई डेंजरस वर्क आप परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी ड्यूटी एक सख्त काम करना है और उसके लिए आम एम्प्लॉय के लिए आप देखेंगे आम एम्प्लॉय के लिए कम तनख्वाहें मिलती हैं, वह या बाय वर्च्यू ऑफ जो एग्रीमेंट है उसके मुताबिक जो है उसका स्केल भी बढ़ता है, उसको जो है उसी तरह जो है अमाउंट मिलता है। अगर आपकी जो नौकरी की वो चेंज होती है, नेचर चेंज होती है, आपकी ड्यूटी किसी सख्त जगह पर होती है, तो आपको बोनस दिए जाते हैं उस कंपनी या उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। अगर आपको वो बोनस मिल रहा है, वो बोनस भी आपको क्या होगी, आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड होगी। आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि भाई ये तो मैंने रिस्की काम किया है, ये रिस्की से ये जो मेरी जो भी बीपीएस है उससे मुख्तलिफ है, मुझे जो है ये बेनिफिट जो है बाय वर्च्यू ऑफ द रिस्क वर्क, ये जो रिस्की मैंने सर्विस प्रोवाइड की है उसकी वजह से मुझे मिला है।
इसलिए ये सैलरी में नहीं आता। आप ये नहीं कह सकते क्योंकि लॉ वाज़ह है कि भाई अगर आप रिस्की काम से आपने जो भी रेवेन्यू मिला है बाहर वो बाय वर्च्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, इसलिए वो आपकी सैलरी में ऐड होगी और उसके मुताबिक आपको टैक्स किया जाएगा। एनी प्रॉफिट इन लीव ऑफ इन एडिशन टू सैलरी, कोई प्रॉफिट इन लीव ऑफ या सैलरी के बजाय कोई और प्रॉफिट आपको मिल रहा है वो भी आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड होगी और आपको टैक्स किया जाएगा। एनी अमाउंट रिसीव फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयमेंट, जिस तरह मैंने कहा कि भाई आपने प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयमेंट के लिए इन फ्यूचर आप किसी बंदे से एग्रीमेंट किए कि भाई मैं आपकी एम्प्लॉय बनूंगा और वो आपको एडवांस पे कर रहा है, वो आपको उस टैक्स ईयर में क्या होगा आपकी सैलरी में ऐड होगी और आपको टैक्स किया जाएगा। एनी चेंजेस इन द एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट एंड रिसीव्ड एनी अमाउंट, आपकी एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में कोई चेंजेस आती है और आपकी अमाउंट बढ़ा दी जाती है एम्प्लॉयर की तरफ से, तो वो भी आपकी सैलरी इनकम होगी। और इसी के साथ एनी अमाउंट रिसीव्ड ऑन देयर टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर गोल्डन हैंडशेक इन केस ऑफ in the form of arrears। अगर आप एक मुलाजिम है, उस मुलाजिमत को टर्मिनेट किया जाता है, भाई कोई भी वजह हो सकती है, वो कंपनी वाइंड अप होता है या कोई और वजह होती है, आपकी जो है वो नौकरी ही ख़त्म होती है। कोई ख़ास, जिस तरह आपने देखा होगा कि भाई मुख्तलिफ इदारों को, सरकारी इदारों को प्राइवेटाइज किया जाता है और वहाँ के नौकरी जो है ख़त्म की जाती है। उन लोगों को बाय द टर्मिनेशन ऑफ द कंट्रैक्ट जो भी उसकी मुलाजिमत ख़त्म हो जाती है और उनको कहते हैं कि भाई आप ये अमाउंट ले लें, ये भी आपकी सैलरी इनकम होगी फॉर द टैक्स ईयर। और इसी के साथ गोल्डन हैंडशेक को टैक्स किस तरह किया जाएगा, ये इंटरेस्टिंग बात है। उसको इस गोल्डन हैंडशेक के लिए एक फार्मूला बताया गया है कि भाई A डिवाइडेड बाई B, कि भाई आपने लास्ट 3 प्रीसीडिंग ईयर में कितना टैक्स दिया है और अभी आपने इस टैक्स ईयर में आपका कितना टैक्स लायबिलिटी बनता है। आपने इलेक्ट करना होगा, इनकम टैक्स कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स आपको ये ऑप्शन देगा कि भाई आपने इलेक्ट करना है, आपको गोल्डन हैंडशेक मिल गया द टर्मिनेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। आप कह रहे हैं कि भाई मैं लास्ट 3 प्रीसीडिंग ईयर में मेरी टैक्स लायबिलिटी क्या बनती थी। इसको हम एक एक्सरसाइज के साथ पढ़ेंगे। अभी अगर मैं आपको समझाऊं तो मुश्किल होगा, बस जनरल रूल ये है कि भाई अगर कोई आपको गोल्डन हैंडशेक मिलता है तो आपने उस वक्त इलेक्शन करना होगा कि भाई किस टैक्स ईयर के हिसाब से आपने टैक्स देना है, आपने इलेक्शन करना होगा। तो चलिए जी, एनी कंडीशन फॉर पास्ट एम्प्लॉयमेंट टू रिस्ट्रिक्टिव कवनेंट, आपको कोई अमाउंट मिलती है पास्ट एम्प्लॉयमेंट से, रिस्ट्रिक्टिव कवनेंट। देखो, आपने एक ऐसे एम्प्लॉय रहे हैं जो आपके साथ उन्होंने कंट्रैक्ट की है कि भाई अगर आपकी नौकरी ख़त्म भी हो गई तो हम आपको की तनख्वाह जारी ही रहेगी, तो वो तनख्वाह भी आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी है। अगर आप डिफरेंट सोर्सेस, एक ही वक्त एक ही टैक्स ईयर में 3-4 जगह से आप नौकरी कर रहे हैं, वहाँ से आपको सैलरी मिल रही है, तो वो भी चाहे वो पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, वो भी उसी टैक्स ईयर में आपने हासिल किया है, उसी पर भी आपने उसी टैक्स ईयर में उससे अंडर द हेड सैलरी आपने टैक्स पे करना है। लेकिन एक चीज याद रखें कि जो सैलरी है, सैलरी हमेशा याद रखें कि ये जब आपको पे हो जाए ना, जब एक्चुअली रिसीट हो जाए तब आपने टैक्स देना होगा। अगर आपको सैलरी नहीं मिली, आप पर लायबिलिटी नहीं है। अगर आपने एक्चुअली रिसीट किया तो आपने टैक्स देना होगा। इसके अलावा अगर कंपनी को देखें, कंपनी के लिए हमारे पास सेक्शन 33, 34 ये बताता है कि अगर उसकी अकाउंटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट एक्रूअल बेसिस पर वो मेंटेन करता है तो उस पर लाजिम है कि वो एक्रूअल बेसिस पर टैक्स पे करे। अगर पैसा उसको इनकम एक्रूव्ड हो जाए, ड्यू हो जाए, वो उस पर टैक्स देना उस पर लाजिम है। अगर उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट रिसीट बेसिस हैं
तो फिर वो रिसीट बेसिस पर ही जो है इनकम टैक्स पे करेगा। बहरहाल नवाज शरीफ के केस में भी यही हुआ, उसके साथ जुल्म यही हुआ। लॉ यहाँ पे वायलेट हुई कि भाई वो एम्प्लॉय था किसी कंपनी का, उसके बेटे का है, जो भी है, हमसे उससे कोई कंसर्न नहीं। हमारा जस्ट देखना है कि लॉ क्या कह रहा है। लॉ तो ये कह रहा है कि भाई व्हेन यू एक्चुअली रिसीव यू हैव टू पे टैक्स ऑन द सैलरी। अगर आपको सैलरी मिल गई, रिसीव हो गई, आपने पे करना है। अगर आपको अप्रूव हुई है, यू आर नॉट बाउंड टू शो इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट, यू हैव नॉट टू शो द अमाउंट इन योर एनुअल रिटर्न या किसी भी ऐसी दस्तावेज में, एसेट डिक्लेरेशन या जहां भी है, आपने उसको जाहिर करना लाजिम नहीं है आप पर।